नमस्कार। तृतीय वर्ष कला प्रश्न पत्र क्रम 11 भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा। इसके अंतर्गत हम इकाई नंबर 2 का इसमें हमने पिछली तासिकाओं में भाषा परिवर्तनशीलता के कारण देखे थे। अब हम इस तासिका में इकाई 2 के अंतर्गत भाषा के विभिन्न रूप इसका अध्ययन करेंगे। इसमें भाषा के विभिन्न अंगों में विभिन्न रूपों में जो उसके भाषा के अलग अलग रूप है उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले भाषा के विभिन्न रूपों में भाषा के जो विभिन्न रूप है इसको हम देखते हैं। भाषा के अंतर्गत भाषा के बहुत से रूप आते हैं। किन्हीं दो व्यक्तियों की भाषा जो है वह कदापि एक समान नहीं होती, उसमें अंतर होता है। दोनों की भाषा में हमें भेद नज़र आता है। भाषा की उत्पत्ति तथा विकास समाज में होता है और भाषा समाज के लिए और समाज के द्वारा निर्मित होती है। व्यक्ति का या व्यक्ति समाज का संबंध भाषा के बिना कदापि भाषा के बिना असंभव है और इसी संबंध के कारण भाषा के प्रयोग जो है वह अनेक रूपों में पाए जाते हैं। समाज में जितने व्यक्ति है उतनी भाषाएं हैं। एक परिवार की भाषा दूसरे परिवार की भाषा से कुछ न कुछ अंशों में अलग या भिन्न दिखाई देती है। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो हर एक मनुष्य की बोली दूसरे मनुष्य की बोली से भिन्न होती है। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो उच्चारण, वाक्य विन्यास, शब्द भंडार आदि में यह अंतर साफ दिखाई देने लगता है। एक वर्ग के दो व्यक्तियों की भाषा में भी पर्याप्त अंतर होता है, भले ही वे साहित्यिक हो, डॉक्टर हो या प्रोफेसर। इस तरह हम देखें तो जितने व्यक्ति होंगे उतने ही भाषाएं भी होती हैं। भाषा का आविर्भाव व्यक्ति में होता है, किंतु उसकी प्रेरक शक्ति निश्चित रूप से ही समाज है और समाज के द्वारा ही यह भाषा जो है वह व्यक्ति को प्राप्त होती है। अर्थात व्यक्ति की भाषा में अंतर होते हुए भी एक समुदाय की भाषा में समानता होती है। भाषा के विभिन्न रूपों का विभाजन कई आधारों पर किया जा सकता है। इसमें इतिहास, भूगोल, प्रयोग, निर्माण, मानकता, मिश्रण, संस्कृति, व्यवसाय, शिक्षण आदि के द्वारा भाषा के विविध रूपों का विभाजन जो है वह किया जा सकता है। इन आधारों पर भाषा में अलगाव आ जाता है। भाषा के ये भिन्न स्तर या पृथक रूप ही भाषा के विभिन्न रूप कहे जाते हैं। इस तरह कई आधारों पर भाषा के भेद बनते हैं, किंतु हर समय सभी भेद जो है वह लाभकारी होते हैं ऐसा नहीं होता। हम पाठ्यक्रम के अनुसार भाषा के विभिन्न रूपों का अध्ययन जो है अब हम करने वाले हैं। इसमें भाषा के विभिन्न रूपों में पहला रूप जो है वह मानक भाषा या जिसे परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है। मानक यह शब्द अंग्रेजी स्टैंडर्ड के प्रतिशब्द के रूप में बनाया गया है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज के अनुवाद के रूप में मानक भाषा शब्द चल पड़ा है। मानक भाषा के अर्थों में साधु भाषा, टकसाली भाषा, शुद्ध भाषा, आदर्श भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा आदि भी प्रयोग मानक भाषा के लिए किए जाते हैं। भाषा का मानक रूप वह है जिसमें
वह एक बृहत्तर समुदाय के लिए यानी कि विस्तृत समुदाय के लिए विचार विनिमय का माध्यम बनती है, तो वह मानक भाषा होती है। अर्थात यह भाषा शिक्षित वर्ग की वाणी की प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेती है, तब वह मानक या आदर्श भाषा कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस भाषा का प्रयोग शिक्षा, दीक्षा, राजकीय कार्यों अर्थात शासन और साहित्यिक रचनाओं में किया जाता है। यानी कि यह मानक भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा जो है वह विस्तृत क्षेत्र में इसका प्रयोग होने के कारण इसे परिनिष्ठित भाषा या मानक भाषा के रूप में जाना जाता है। मानक भाषा जो है वह मूलतः प्रायः एक बोली होती है, किंतु वह मानक बनते बनते अन्य क्षेत्रों में ऐसे तत्व जो मूलतः उस बोली में नहीं होते उन्हें ग्रहण कर वह मूल बोली नहीं रह जाती, यानी कि उसका क्षेत्र जो है वह विस्तृत होता जाता है और बहुत सारे अन्य तत्व उसमें आ जाते हैं, तब वह अपना मूल जो क्षेत्र है वह छोड़कर विस्तृत क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाती है, तो वह मूल बोली नहीं रह जाती तथा उनकी संरचना, उसका शब्द भंडार तथा व्याकरण सभी कुछ उससे न्यूनाधिक रूप में अलग हो जाते हैं। उससे लिखित और मौखिक दो रूप होते हैं। मौखिक रूप जो है वह सहज सुंदर होता है। इस प्रकार से मानक भाषा के दो रूप बताए जाते हैं। मानक भाषा के लिए आचार्य श्याम सुंदर दास ने मानक भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं। उन्होंने इसे परिभाषाबद्ध करने का प्रयास किया। उसमें कहा है कि कई विभाषाओं में व्यवहृत होने वाली एक शिष्ट परिगृहित विभाषा ही भाषा कहलाती है, ऐसा श्याम सुंदर दास की परिभाषा में पता चलता है। मानक भाषा विशाल भूभाग पर विचार विनिमय के लिए प्रयुक्त होती है। वह व्याकरण से नियुक्त और उच्चारण से एकरूप होती है। उसमें अभिव्यक्ति की क्षमता बड़ी व्यापक होती है, किंतु लंबे अरसे के बाद उसका रूप स्थिर होता है और धीरे धीरे व्यवहार से उठकर प्राचीन भाषा का रूप धारण करती है। मानक भाषा कई रूपों में काम करती है। एक सूत्र में बांधना, विचार विनिमय के क्षेत्र को विस्तृत बनाना, भाषिक मानदंड प्रदान करना तथा मानक भाषाओं के प्रयोक्ताओं को अलगाना आदि प्रकार के कार्य मानक भाषा करती है। इस प्रकार मानक भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा का जो परिचय है वह इस प्रकार से है। अब दूसरा रूप है भाषा के विभिन्न रूपों में, वह है उपभाषा। उपभाषा बोली और भाषा के बीच में होती है। उपभाषा के अंतर्गत ज़्यादा मिलती जुलती बोलियों का समूह है जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और वह उस क्षेत्र की मानक भाषा से भिन्न होती है। उपभाषा कोई भाषा या बोली नहीं होती बल्कि कई बोलियों का समूह होती है। यह उपभाषा यानी कि उसमें कई प्रकार की बोलियों का समावेश होता है। उपभाषा का क्षेत्र जो है वह बोली से विस्तृत और भाषा से छोटा होता है, यानी कि मध्य स्तर पर होता है। एक भाषा क्षेत्र में यदि 10 बोलियां हैं और उनमें आपस में मिलती जुलती कुछ भाषाओं के 3 समूह बनते हैं तो उस भाषा क्षेत्र में 3 उपभाषाएं हैं। इसमें एक उपभाषा दूसरी उपभाषा के लिए बोधगम्य होती है। हिंदी भाषा क्षेत्र में 5 उपभाषाएं हैं।
इसमें पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी, इस प्रकार के तीन हिंदी भाषा के क्षेत्र में 5 उपभाषाएं मानी जाती है। और इन्हीं के अंतर्गत बोलियों का वर्गीकरण, बोलियों को समावेश किया जाता है। इसमें पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों में ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी आती है। तो दूसरे पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोलियों में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, यह बोलियां पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आ जाती है। तीसरे इसमें राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत बोलियां है। उसमें मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, यह 4 बोलियां राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। उसके बाद पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों में गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली भाषा, नेपाली, यह 3 बोलियां पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आ जाती है। उसके पश्चात बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही और मैथिली, यह 3 बोलियों का समावेश किया जाता है। इसी उपभाषाओं के अंतर्गत सभी भाषाएं जो है वह यह विवरण जो है वह हिंदी भाषा के क्षेत्र में इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत सभी बोलियों को समावेश किया जाता है। उपर्युक्त उपभाषाओं के अंतर्गत आने वाली बोलियां और बोलियों के समूह से बनी उपभाषाएं कम अधिक मात्रा में समान ही होती है। उच्चारण के साथ शब्दावलीगत और प्रयोगगत अंतरों के होते हुए भी उपभाषाएं समझ में आती है। उपभाषा अपने प्रांत अथवा उपप्रांत में साहित्यिक रचना की भी भाषा होती है। इस प्रकार से उपभाषा जो है उसका परिचय हम देख सकते हैं। इसके बाद बोली। बोली शब्द अंग्रेजी डायलेक्ट का प्रतिशब्द माना जाता है। हिंदी के कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने इसे विभाषा, प्रांतीय भाषा, उपभाषा आदि भी नाम दिए हैं। वस्तुतः बोली विभाषा की तुलना में बहुत छोटी होती है। इसका क्षेत्र जो है वह सीमित होता है। अर्थात बोली विभाषा के अंतर्गत अपेक्षाकृत छोटा स्थानीय रूप है और उपभाषा के बारे में ऊपर विवेचन में कहा गया है कि एक भाषा के अंतर्गत मिलती जुलती बोलियों के समूह से उपभाषा बनती है। यानी कि ऐसी यह जो उपभाषा है वह कई बोलियों के मिलते जुलते रूप से बनती है। उपभाषा कोई स्वतंत्र भाषा न होकर सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा और बोली में अंतर निर्दिष्ट करना यह बात सरल बात नहीं है, वह बहुत ही कठिन है। प्राय लोक भाषा के लिए बोली और बोली के लिए भाषा शब्द का भी प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हारी भाषा मेरी समझ में नहीं आती, उसकी बोली मेरी समझ में नहीं आई। हम कभी ब्रज भाषा, अवधी भाषा और कभी ब्रज बोली, अवधी बोली ऐसा भी प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से प्रयोग जो है बोली का किया जाता है। फिर भी वैज्ञानिक अध्ययन के लिए बोली का पृथक रूप स्पष्ट करना ही पड़ता है।
बोली का अपना पृथक स्थान है, यानी कि अलग स्थान है। बोली किसी भाषा का एक रूप है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में बोली जाती है और उक्त भाषा के मानक या साहित्यिक रूप से पर्याप्त अंतर होता है। बोली का अस्तित्व उच्चारण का ढंग व्याकरणिक गठन पर निर्भर करता है। बोली का प्रयोग दैनिक कामकाज के लिए किया जाता है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है और भौगोलिक उपक्षेत्र में पूरी नदी, पहाड़ आदि के कारण एक भाषा क्षेत्र में संबंध और संपर्क टूट जाने से बोली का जन्म होता है। यानी कि जब भाषा क्षेत्र होता है तो भाषा के क्षेत्र में जब नदी आ जाती है, पहाड़ आ जाती है और इसके कारण उसका संबंध जो है वह टूट जाता है और तब उनके टुकड़े होने से बोली का निर्माण होता है, ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार से भाषा के विभिन्न रूप हम अगली तासिका में देखेंगे।